स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी कन्वर्शन फॉर इंक्रीजिंग इफिशिएंसी, यानी कि आप एनर्जी कन्वर्ट करने से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। तो इफिशिएंसी जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, सबसे पहला बात कि हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि ये बात एकदम सर्वसत्य है कि आप कन्वर्शन करेंगे उसमें एनर्जी लॉस होगा। तो यही तिगड़म यही है कि अगर एनर्जी लॉस हो रहा है तो हम कर क्यों रहे हैं, कन्वर्शन कर क्यों रहे हैं। तो हिसाब ये समझिए कि इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। इफिशिएंसी का मतलब होता है यूजफुल आउटपुट पर यूनिट ऑफ फ्यूल, मतलब कि हमें जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। आप कहने को कह दो कि फ्यूल में जो एनर्जी है वो फिक्स अमाउंट है, दैट इज कांस्टेंट। वो निकलेगा ही, आपका काम का है कि नहीं वो देखना है ना आपको। तो ये समझना बहुत सही, मतलब कि गाड़ी फ्यूल खा रहा है, क्या उस फ्यूल से गाड़ी आगे बढ़ रहा है कि नहीं, ये जानना होता है। इसी को कहते हैं यूजफुल एफिशिएंसी। और ये समझिए कि है क्या, कोई भी फ्यूल लीजिए, कोई भी जेट इंजन लीजिए, हाइड्रोजन लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसमें दो वेक्टर होता है। पहला वेक्टर होता है वर्क आउटपुट जो आपको चाहिए, दूसरा होता है वेस्ट हीट आउटपुट, यानी कि जो निकल रहा है। अब रहा बात, अगर आप वेस्ट हीट का डायरेक्टली कुछ कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तब आप मेहनत करोगे कि कम से कम आपका वेस्ट आउटपुट कम हो जाए। ठीक है। और वही समझिए कि अगर रियल वर्ल्ड में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां पे वेस्ट हीट आउटपुट, यानी कि जो भी आपका इंजन है उसका वेस्ट हीट ज़्यादा हो रहा है, तो कई बार कन्वर्शन उस जगह में आपको फ़ायदा दे पाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर रियल वर्ल्ड में आपका इंजन ऑप्टिममली चल रहा है, मतलब इससे ज़्यादा ऑप्टिमम नहीं चल सकता, तो कन्वर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ऐसा चल रहा है कि भैया इंजन हम चला तो रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड का फ्लक्चुएशन के कारण वो आउटपुट उतना अच्छा नहीं दे पा रहा, तो कन्वर्शन आपको फ़ायदा कर सकता है। समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कोई डीज़ल लोकोमोटिव लेते हैं या मतलब कार का व्हीकल लेते हैं, हर समय क्या उसका इंजन फुल ऑप्टिमम में चल रहा है कि नहीं। अगर वो चल रहा है फुल ऑप्टिमम में तब कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन अगर नहीं चल रहा है और उसका वेस्ट हीट आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो कन्वर्शन आपको बचा सकता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किए ही होंगे कि गाड़ी मतलब ये तो एक ग्राफ दिखाया गया है कि 2001 में कहा जाता है, मतलब यूरोपियन यूनियन में जो गाड़ी बेची जाती थी उसका अगर होता था मतलब 20 किलोमीटर पर लीटर रहता था, तो उससे 9% कम आता था। आजकल के टाइम में 42% दिखाया, मतलब ये 2016 तक ही नापा गया है। इंडिया में मेरे पास भी जो गाड़ी है उसका क्लेम बहुत हाई है। मतलब मैं खुश हो जाता था अगर वो 20-22 तक देता था। शुरू शुरू में कुछ दिन देता था, अब वो बहुत घट गया है, अराउंड 18 तक उतर जाता है कभी कभी। सेम रूट पे, सेम डिस्टेंस पे, सेम हर चीज़ होने के बाद भी, मतलब एक ही जगह मुझे बार बार जाना पड़ता है, तो वो आराम से टेस्ट हो जाता है। तो ये आप लोग के देखे होंगे, मतलब कहने को कंपनी इंजन का टेस्टिंग करती है, उसे गवर्नमेंट सर्टिफाई कराती है, माइलेज बहुत अच्छा आता है, आप रीयूज़ करते हो, माइलेज तो आता ही नहीं है। तो वही समझना ज़रूरी है कि इफ़िशिएंसी इस जगह पे, यानी कि आपका वेस्ट हीट का आउटपुट जो है ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसको कम करने के लिए कन्वर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सही से करते हैं तो एक्चुअली आपका इफ़िशिएंसी बढ़ जाएगा, इवन दो आपकी कन्वर्शन से इनएफिशिएंसी आ रही थी। तो चलिए इसको एग्जांपल देके समझते हैं, क्योंकि है फचांग वाला चीज़। तो सबसे पहला एग्जांपल, लोकोमोटिव। तो लोकोमोटिव पहले कैसे बनाए जाते थे? पहले होता था प्राइम मूवर, आपका जो भी ये है सिस्टम है जो चल रहा है, आपका डीजल इंजन हो गया, वो ट्रांसमिशन में डालता था, फ्लूइड कपलिंग होती थी, फिर गियर बॉक्स रहता था और फिर उससे चक्का चलता था। तो ये हम लोग बनाए, यूज़ किए, लेकिन आया रिजल्ट कि इसका माइलेज बहुत खराब आता था, खासतौर पे जहाँ लोड्स बहुत बदलते रहते थे। लोड कांस्टेंट रहता था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोड अगर बदल रहा था तो आउटपुट बहुत खराब आ रहा था। तो रहा बात कि अब हम लोग क्या करते हैं, अब आप कोई भी डीजल लोकोमोटिव लीजिए, तो उसमें प्राइम मूवर होता है, जिससे हम लोग, मतलब मेन डीजल इंजन इसीलिए बोलते हैं, वो प्राइम मूवर है। और वही सिस्टम को आप बदल दीजिए ट्रांसफार्मर से, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हो जाएगा। तो प्राइम मूवर आपका हो गया मेन, ये आपका फ्यूल को इसमें कन्वर्ट कर रहा है, फ्यूल को ये लेके रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। रोटेशनल एनर्जी को हम लोग जनरेटर में डालते हैं, आपका जनरेटर होता है, जनरेटर से फिर कंट्रोल सर्किट में डालते हैं, कंट्रोल सर्किट से मोटर में डालते हैं, फिर आपका आउटपुट ज़्यादा माइलेज हो जाता है। ये थोड़ा और बात है सर। यहाँ पे हम डायरेक्ट चल रहे थे कि प्राइम मूवर ने क्या दिया, प्राइम मूवर ने रोटेशनल एनर्जी दिया, ट्रांसमिशन क्या है, रोटेशनल एनर्जी को मतलब ये कर दिया, उसका टॉर्क बदल दिया, आरपीएम बदल दिया, ताकि वो चक्के पे अच्छा से जा सके और काम खत्म, वो सीधे चक्का पे दे दिए। एनर्जी मैकेनिकल फॉर्मेट में ही था, मतलब मैकेनिकल टॉर्क इज मैकेनिकल टॉर्क, मैकेनिकल इनपुट मैकेनिकल आउटपुट। तो उसका माइलेज कम क्यों है, जबकि इतना तिगड़म करके कि मतलब आप प्राइम मूवर लीजिए जो फ्यूल से रोटेशनल टॉर्क बनाया, रोटेशनल टॉर्क से आप फिर से उस मतलब रोटेशनल टॉर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्टर्स में डालिए, कन्वर्टर से डालने के बाद फिर से उसे मोटर में डालिए, फिर मोटर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा। तो उसमें इतना स्टेप्स होने के बाद माइलेज कैसे बढ़ जाता है, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ये इंटरनल कंबस्चन इंजन, चाहे आप कुछ भी लीजिए, चाहे आप कंटेनर शिप का लीजिए, आपके गाड़ी का लीजिए, बाइक का लीजिए, किसी का भी लीजिए, आइस इंजन
जो होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, चाहे वो जेट फ्यूल पे ही क्यों ना चल रहा हो, चाहे केरोसिन पे क्यों ना चलो, डीजल पे क्यों ना चलो, सब पे फिक्स स्टॉक और फिक्स आरपीएम पे ही मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्शन मिलता है। यानी कि आपको इस तरह का 3D ग्राफ देखने को मिलता होगा। और जब उस ग्राफ में आप ध्यान से देखेंगे तो एक पीक पॉइंट होता है जहां पे मैक्सिमम कन्वर्शन इफिशिएंसी होती है, यानी कि पर लीटर ऑफ फ्यूल पे वो कितना उम्फ निकाल पा रहा है, कितना किलोवाट आवर निकाल पा रहा है, कितना यूनिट ऑफ एनर्जी निकाल पा रहा है। वो आपका मान लीजिए ऑप्टिमिस्टिक केस में आपका 30% या 35% तक जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब रहा बात कि क्या होता है अगर आपका इंजन आरपीएम बहुत ज़्यादा चला जाता है, वो घटने लगता है। यानी कि आपका इंजन आरपीएम मान लीजिए 6000 चला गया है, वो घट जाएगा। वहीं आप 3000 पे आता तो आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। वहीं आपका टॉर्क टॉर्क पे भी फर्क पड़ता है कि टॉर्क अगर आपका बहुत ज़्यादा आप लोड डाल रहे हो, इंजन की माइलेज कम होने लगी, वो दे नहीं पाएगा। तो ये दो वेक्टर हम लोग को मिलता है और इससे कंट्रोल होता है थर्ड वेक्टर जो है आपका इफिशिएंसी। जब भी आप डीजल लोकोमोटिव देते हैं, इंडिया में हो कहीं पे भी हो, उसमें नॉचेस दिए जाते हैं। एक्सीलेटर क्यों नहीं दिया जाता? नॉच का लॉजिक वही है कि खट पायलट एक बार करेगा, काम खत्म, उसको लोड लेना ही नहीं। वो इंजन धीरे धीरे अपना रैंप अप करेगा, रैंप अप से जनरेटर से ज़्यादा पावर बनाएगा, जनरेटर का ज़्यादा पावर कन्वर्टर में जाएगा, कन्वर्टर उसको फाइन ट्यून करेगा, उसके बाद मोटर में चला जाएगा। अब मान लीजिए कि ट्रेन चल रहा था और कन्वर्टर ने पीक आरपीएम पे डाल दिया, भैया ये 3000 पे हमको सबसे बढ़िया माइलेज मिलता है, हम 3000 पे चलाएंगे। ठीक है, नॉच आपने कर दिया, 3000 पे चल गया। आपका टॉर्क मतलब टॉर्क कंट्रोल करने के लिए इसमें कितना इलेक्ट्रिकल जनरेट हो रहा है उसको आपने कर दिया। ठीक है, सब चीज़ फिक्स है। अब रहा बात क्या होगा अगर इंजन में मतलब जो बोगी खींच रहे हैं उसमें कम लोग बैठे हैं, मान लीजिए बहुत फुल लोडिंग नहीं हुई है, तो क्या होगा? ट्रेन ज़्यादा स्पीड चलने लगेगा, यानी कि ट्रेन आपका 100 किलोमीटर पर आवर के 102 किलोमीटर पर आवर चलने लगेगा। एनर्जी उतना ही निकालेगा, फ्यूल में एनर्जी फिक्स्ड है, लेकिन चूंकि उसे आप हमेशा पीक पे चलाने की कोशिश कर रहे हो, वो चलता रहेगा। अब वही उल्टा मान लीजिए किसी नेक्स्ट स्टॉप में गया, वहाँ खूब लोग बैठ गए, क्या होगा? जैसे ही इंजन को वापस उस नॉच में डाला जाएगा, अभी ट्रेन पकड़ेगा लेकिन वो 98 किलोमीटर पर आवर ही जाएगा। अगर पायलट का मन होगा तो वो बढ़ा सकता है स्पीड, नहीं हुआ तो नहीं बढ़ाएगा। इसीलिए इतना कन्वर्शन करने के बाद भी हम लोग को ज़्यादा आउटपुट मिलता है। क्यों? क्योंकि इंजन को यहाँ रख पा रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, वो इंजन नीचे आ जाता है, वो तो उसका वो फ्यूल उतना ही खाएगा लेकिन आउटपुट आपको कम देगा। तो आपको ये ज़्यादा फ्यूल जलाना पड़ेगा ताकि वो कॉम्पनसेट कर सके। इसीलिए आपका गाड़ी का जितना बार भी आरपीएम से विंग 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 हो रहा है, आपका माइलेज स्विंग हो जा रहा है, माइलेज खत्म हो जा रहा है। अब वहीं कोई भी इंजन लीजिए, किसी भी मैन्युफैक्चर का ढंग का बनाया हुआ ढंग का इंजन लीजिए, किसी भी ब्रांड का, उस सबको शांति से बोलिए कि सर हम मेरे को ये इंजन को सिर्फ एक आरपीएम एक टॉर्क लोड पे चलाना है, उसका माइलेज से आप हिल जाइएगा। और आप लोग देखते होंगे आजकल की गाड़ी में माइलेज का एक इंडिकेटर रहता है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर दिखाता है। कारण वही है कि जब से ही वो पीक पॉइंट पे आएगा, आप हिल जाएंगे, वो इतना ज़्यादा माइलेज होता है उसमें, बस उस पर रह नहीं सकता। आप गियर बदलेंगे, वो आरपीएम बार बार चेंज करते रहेगा। आप गियर बदल रहे हैं, उससे टॉर्क भी चेंज होते जा रहा है। और उस केस में इफिशियंसी, फ्यूल में बहुत ताकत है, फ्यूल में कोई कमी नहीं है, फ्यूल इक्वल्स बम बम, बस हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। और उसको इफिशिएंटली निकालने के लिए बहुत छोटा सा नैरो बैंड होता है। इस मामले में सबसे बेस्ट है जेट इंजन। क्यों? जेट इंजन में कुछ तिगड़म होता नहीं है, एक बार वो टेक ऑफ कर लिया, काम खत्म सर, हो गया। उसमें उसमें भी वही है, नॉच रहता है, 80% पावर नॉच पे डाल दिया गया, खत्म सर। लोड लेना ही नहीं है सर, आपको वो चेंज नहीं होगा, लोड लेना ही नहीं है। तो लोकोमोटिव इसीलिए इतना तिगड़म करने के बाद भी ज़्यादा माइलेज दे पाता है। क्यों? क्योंकि आपका आरपीएम और टॉर्क को ऑप्टिमम रखा जाता है। अगर आप चाहते हैं तो गूगल कर सकते हैं नॉच टू आरपीएम चार्ट, वो आपको मिल जाएगा। हर लोकोमोटिव का जनरली ऑनलाइन मिल ही जाएगा आपको। लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन इससे बहुत बेटर है, मैकेनिकल से बहुत बेटर है। इसीलिए मैकेनिकल गियरबॉक्स को छोड़ा गया और शांति से इलेक्ट्रिकल में आ गए हम लोग, क्योंकि हम लोग इंजन से ज़्यादा काम निकल पा रहे हैं। कन्वर्शन डाले हैं, स्टेप्स डाले हैं, इतना सारा चीज़ डाल दी है, लेकिन माइलेज बढ़ गया। क्योंकि अगर लोड बदल रहा है बार बार, आपका इंजन ऑटोमेटिकली कर रहा है। आपका आराम से वही इंजन आप उठाइए, डाल दीजिए खूब भारी इसमें क्या बोलते हैं, ट्रेन खींचने में इंजन को पता नहीं चलेगा। इंजन इज लाइक मैं तो चल रहा हूँ, हाँ बस स्पीड मान लीजिए जिस स्पीड पर लाइट ट्रेन पर 100 किलोमीटर पर तेज रहा था, हैवी ट्रेन पर वो घट के अराउंड 80 हो जाएगा या उससे भी नीचे आ सकता है। आपको मतलब लोड नहीं लेना है, इंजन माइलेज के पीछे ही भागेगा ताकि आप एक्चुअली चला सको। तो इसीलिए लोकोमोटिव में हम लोग इतना हाई तवा करते हैं और तब भी ज़्यादा इफिशिएंसी मिलता है। ये एग्जाम्पल 1 हुआ। अब एग्जाम्पल 2 करते हैं, जो आजकल आप लोग काफ़ी लोग देखे होंगे, खरीदे भी हो सकते हैं। इन्वर्टर जनरेटर मार्केट में आजकल आ गया है। ये क्या तिगड़ा है? यहाँ पे वो उल्टा है। जैसे उस केस में आप चाह रहे हो कि आरपीएम और टॉर्क एक जगह पे रहे, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आरपीएम को एक ही जगह पे रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आरपीएम आपका लॉक्ड रहता है। जनरली सब जनरेटर में सिंक्रोनस जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो प्राइम मूवर है वो सिंक्रोनस जनरेटर चलाता है। यानी कि उसका आरपीएम जो है उसी से आपकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होती है। जैसे इंडिया के केस में 50 हर्ट्स रहेगा, अमेरिका के केस में 60 हर्ट्स रहेगा। तो वो हर्ट्स आ कहाँ से रहा है? वो आ रहा है आपका आरपीएम से। तो अगर मान लीजिए बनाया गया है 1500 आरपीएम पे वो 50 हर्ट्स देगा, तो 1500 घट नहीं सकता और ना ही ऊपर जा सकता है। यानी कि उसका टॉर्क
अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा। वो अगर फ्यूल बचाने के लिए सोचेगा कि अच्छा मान लो लोड घट गया है, फ्यूल बचाने के लिए वो सोचा कि मैं आरपीएम घटा देता हूँ, वो नहीं घटा सकता, घटाएगा फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाएगा और सारे इक्विपमेंट्स जो कनेक्टेड है वो स्वाहा हो जाएंगे। तो यहाँ जनरेटर में, बड़े जनरेटर को दिक्कत नहीं है, बड़ा जनरेटर जनरली बड़े लोड को संभालता रहता है, वो संभाल लेता है। छोटे जनरेटर जो जैसे आपका पोर्टेबल जनरेटर्स हो गया, उसमें दिक्कत हो जाता है क्योंकि भैया लोड आपका कम हुआ, ये वेस्ट करने लग जाएगा फ्यूल। इसीलिए कोई भी जनरेटर लीजिए, जनरेटर सेट लीजिए, अगर उसमें आप फ्यूल डाल रहे हैं और उसको आप कह रहे हो कि मैं चलाना चाहता हूँ, उसका जितना 80% कहा जाता है, जनरली सब ऑप्टिमम बैंड होता है, 80% ऑप्टिमम है। उसका जितना लोडिंग है उसका अगर 80% आप लोड करो, मैक्सिमम मिलेगा। रहा तो सर क्या होगा कि मैं पैसा बचाने के लिए कर दो, लोड कम कर दो, एक्चुअली आपका फ्यूल उतना ही जाएगा। क्यों? आरपीएम मेंटेन करना है उसको। तो वही समझिए कि लो लोड का मतलब हो जाता है फ्यूल वेस्ट। आप हैवी जनरेटर लीजिए, है सब चीज़ बढ़िया है, उस पर हैवी लोड डालिए, बम बम वो खुश, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इफिशियंट रहेगा। लोड अप डाउन हो रहा है, वो बोले भैया हमसे नहीं हो सकता, माइलेज बैंड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इन्वर्टर जनरेटर बनाया गया, जिसमें होता है आपका जनरेटर, जनरेटर से एसी जनरेटर चलता है, एसी जनरेटर से डीसी बनाया जाता है, वो डीसी से फिर से एसी बनाया जाता है, फिर एसी से लोड चलाया जाता है। ये आप देखते होंगे और आपको देख के लग रहा है सर ये तो बीएलडीसी मोटर जैसा लग रहा है। हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है, दुनिया में ऐसा कोई मोटर नहीं है जो जनरेटर नहीं है, जो जनरेटर नहीं है जो मोटर नहीं है। किसी को समझ में आया कि भैया शांति से कॉपी पेस्ट कर दो। तो इस तरह का, जैसे ये 3 किलोवाट का यूनिट है, इसमें आपका जो प्राइम मूवर है वो इसको चला रहा है, जनरेटर को चला रहा है, जनरेटर से बिजली निकाल रहा है, वो इन्वर्टर यूनिट में जा रहा है। इन्वर्टर क्या कर रहा है, उसे डीसी में बदल दे रहा है और उस डीसी से एसी बना रहा है। फ़ायदा वो फ्रीक्वेंसी को प्रिसाइसली कर देगा कंट्रोल। अब इसमें फ़ायदा कहाँ आता है? इसमें फ़ायदा आता है अगर आपका लोड वेरिंग है। जैसे मान लीजिए आपने ये जनरेटर लिया, रात को घर में लाइन भाग गया, आपको पता है भैया ट्रांसफार्मर रिपेयर हो रहा है या बहुत ख़राब जगह पर रहते हैं, लाइन बहुत ख़राब रहता है। आपने बोला ठीक है सर, रात भर हम एसी चलाते हैं, शादी उदी हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट है, एसी चलाना चाहते हैं। अब एसी कब सबसे ज़्यादा लोड खाता है? चालू किए, दबा के वो लोड देगा, ये फुल फोर्स पे चलेगा धड़ धड़। उस सिचुएशन में ये और इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, देगा। लेकिन जैसे ही एक बार रूम ठंडा हो जाएगा, एसी वाले भैया हमने ठंडा कर लिया, वो अपना कंप्रेसर को चिल करेगा, भैया कंप्रेसर तुम बंद हो जाओ, ये वेस्ट करने लग जाएगा। ये बोलेगा अच्छा कंप्रेसर बंद हो गया, लोड हम पे कम आ गया, एक काम करो आरपीएम कम कर दो, फ्यूल कम जलाओ, तो इससे जो फ्रीक्वेंसी निकले वो बदल जाए। लेकिन कोई लेना देना नहीं, इन्वर्टर उसको मैनेज कर रहा है। और फिर मान लीजिए आधा घंटा बाद आपका कंप्रेसर बोलता है अच्छा अच्छा रूम गर्म हो रहा है, फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से ये डिटेक्ट करेगा कि सर लोड ज़्यादा ले रहा है, वो जब तक इसका बफर खत्म होगा, बफर क्या होता है जनरली बड़े बड़े कैपेसिटर्स, वो बफर खत्म होगा तब तक ये प्राइम मूवर को कमांड भेज देगा, देखो लोड बढ़ गया है, तुम अपना आरपीएम बढ़ाओ। ऐसे करके वेरिंग लोड में, जैसे एसी में, आपको ये फ्यूल बचा देता है। कन्वर्शन आप कर रहे हैं, सोचिए जनरेटर ले रहे हैं, एसी बना रहे हैं, एसी को डीसी कर रहे हैं, डीसी को एसी कर रहे हैं, फिर आप लोड चला रहे हैं, ये ज़्यादा माइलेज देगा वेरिंग लोड में। अगर आपका लोड अप डाउन, आप जैसे एसी हो गया, वहीं पे मान लीजिए अगर आपका लोड है एक वाटर पंप जो आपको लगाए हैं और चालू कर दिए हैं 2 घंटे के लिए, वहाँ पे वाटर पंप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेरिंग लोड पे ये लॉजिकल बनता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, कन्वर्शन आप अभी भी कर रहे हैं लेकिन आपको ज़्यादा माइलेज मिल रहा है क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट ऊट-पटांग है। आपका रिक्वायरमेंट है कि सर हमारा लोड अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है, तो जनरेटर क्यों एक आरपीएम को बचाने की कोशिश करे। बड़े जनरेटर पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे पे पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है छोटे पे। मतलब जो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में अगर सही से लोडिंग की जा रही है, अंतर 10 से 30% तक का आ जाता है। तो ये हुआ इन्वर्टर जनरेटर। यहाँ पे भी देखिए हमने कन्वर्शन किया लेकिन ज़्यादा आउटपुट मिला, ज़्यादा फ्यूल से ज़्यादा आप चीज़ निकाल पाए। अब बात करते हैं जिसको रिसेंटली मैंने कवर किया था, एडिसन ट्रक। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसमें समझिए इसमें बैटरी बैंक बहुत बड़ा दिया गया है। बाकी जैसे दोनों मैंने एग्जांपल दिया वो डायरेक्ट या तो कैपेसिटर है या लोकोमोटिव के केस में डायरेक्ट है और इसके केस में छोटा सा कैपेसिटर है। अब क्या होगा अगर वो छोटा बफर को आप बड़ा बफर कर दो, तो वहाँ पे समझिए कि अब आप कंट्रोल कर सकते हैं आरपीएम, जो कि आप लोकोमोटिव में कर सकते थे, लेकिन अब आप टॉर्क भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि एक्स एंड वाई दोनों कंट्रोल करना होता है, तब जाके आपको जी में मैक्स क्यू में आप चल पाओगे। मैक्स इफिशिएंसी जो है, मैक्स इफिशिएंसी के लिए आपका दोनों होना चाहिए। सर मेरा इंजन, जो भी इंजन आप लो, कैट का लो, जेवीसीबी का लो, जिसका भी इंजन आप खरीद के लगा रहे हो, उस इंजन का एक स्पेकशीट होगा, उस स्पेकशीट में ये ग्राफ रहेगा कि भैया इस आरपीएम पे, इस टॉर्क पे हम सबसे ज़्यादा मतलब फ्यूल गटकेंगे और सबसे ज़्यादा एनर्जी देंगे। मतलब 1 लीटर फ्यूल में मैं कितना यूनिट एनर्जी दे पाता हूँ वो सबसे ज़्यादा होगा। तो वही समझिए कि आप टॉर्क, आरपीएम ये दोनों को अगर लॉक कर देते हैं तो आपका किलोवाट आवर, आपका फ्यूल से कितना निकल रहा है वो बहुत हो जाता है, वो थियोरेटिकल मैक्सिमम पहुंच जाता है, यानी कि इससे ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते। तो इसको थोड़ा नंबर्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो मान लीजिए आपका फ्यूल में था 100 यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। रियलिस्टिकली बेस्ट केस आप मान के चल रहे हो, एक्चुअली बेस्ट कंपनी क्लेम करती है 35%, तो थोड़ा रियल में आते हैं 30 कर देते हैं, ठीक है। कंपनी सेल कर रही है सर हम 35% इफिशिएंसी देंगे, आप आरपीएम और टॉर्क कंट्रोल कर रहे हो तो आप उसको उस ऑप्टिमम बैंड में चला सकते हो। तो आप बोलो ठीक है सर मैं 30 मान रहा हूँ,
ठीक है, 100 का 30 30 हो गया। अब उसका मान लीजिए आपने उस जो एनर्जी निकला है उस एनर्जी को आपने डाला मतलब जनरेटर से डाला आपने चार्जर में, चार्जर से बैटरी में डाला, फिर बैटरी से इन्वर्टर में डाला, फिर इन्वर्टर से मोटर चलाया, तो लंबा रास्ता है। तो 85% आप उसका मतलब यूजफुल हो पा रहा है, ठीक है। तो फ्यूल से आपने 70 फेंक दिया, 30% यूज हुआ, 30 में से थोड़ा सा परसेंटेज आपने और फेंक दिया, 15% आपने फेंक दिया। अब आपका चक्का पे कितना गया? चक्का पे गया आपका 25.5 यूनिट एनर्जी जो है आपका चक्का में गया, ठीक है। ये हुआ इस का एक रफ बता रहे हैं। वहीं से अगर आप कंपेयर करते हैं डायरेक्ट वाले में, डायरेक्ट में क्या होता है, 100 आपका फ्यूल में अभी भी उतना ही है, लेकिन अब चूंकि आपका ना तो आरपीएम फिक्स है ना तो टॉर्क फिक्स है, रियलिस्टिकली आप 22% तक उतर जाओगे। जो आप बोलते हैं ना कि माइलेज कंपनी सेल करने टाइम सर माइलेज 40 किलोमीटर प्रति लीटर, चलाने टाइम सर 18-19 नहीं मिल रहा है, वो होता है आपका माइलेज घट गया। क्यों? क्योंकि आप आपका इस बैंड में आपका गाड़ी ज़्यादा रह रहा है, आपका यहाँ पीक में नहीं रह रहा है। कोशिश बहुत करते हैं ऑटोमेटिक ड्राइव ट्रेन, कोशिश खूब करता है मेंटेन करने, लेकिन कैसे करें। सीवीटी थोड़ा बेटर दे पाता है, लेकिन उसका भी लिमिट है, और सीवीटी बहुत हैवी लोड ले नहीं सकता। तो 22% है, 22% का आपने ऑलमोस्ट 22% दे दिया चक्का को। सर अभी भी आप 13% लॉस में चल रहे हैं, यानी कि आप कन्वर्शन से रास्ते से आते तो आपके पास 13% कम ईंधन खपत होता है। 10% अगर आप फ्यूल रिलायबली किसी कंपनी को दिखा सकते हैं कि सर मेरा ये ट्रक है, ये 10% फ्यूल बचाता है रिलायबली, कि मतलब गर्मी हो ठंडा हो, एक ट्रिप हो 100 ट्रिप हो, अगर वो 10% से ज़्यादा दे पाता है, लोग सीधे बोलेंगे चुपचाप से पैसा लोगों को दे दो। इसीलिए कन्वर्शन करने के बाद भी आप ज़्यादा इफिशिएंट रह सकते हैं। जैसे कि और ये सब में तो मैंने रीजनरेटिव ब्रेकिंग बताया ही नहीं, यानी कि जब भी आप व्हीकल चलाएं, व्हीकल में सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कब होता है? जब आप उसे एक्सेलरेट करते हैं। ड्राइविंग आपका यूजफुल एनर्जी है, ठीक है, आपने ड्राइव जब किए ए टू बी आप चले गए, एक्सेलरेशन क्या है? उस स्पीड पकड़ने में, और एक्सेलरेशन में सबसे ज़्यादा जर्क लगता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी खाता है, वो टॉर्क में सबसे ज़्यादा आपका एनर्जी वहीं खाता है, और टॉर्क भी खाता है, और खासतौर पर अगर पेलोड है तो टॉर्क और आरपीएम बहुत बढ़ा देते हैं, यानी आपका यहाँ आ जाता है इफिशियंसी, धुआं निकल जाता है। तो जैसे ट्रक के केस में, ट्रक के इंजन बहुत बड़े होते हैं, क्या उतना पावर चाहिए उसको चलाने के लिए? नहीं। तो बड़ा क्यों बनाया जाता है? बड़ा इसलिए बनाया जाता है कि जब उसको एक्सेलरेट करने के लिए, पूरा इंजन का साइज सिर्फ एक्सेलरेशन पे, कांस्टेंट रनिंग पे नहीं, कांस्टेंट रनिंग में बहुत कम में चल जाएगा, लेकिन उसका, और आप ये देख सकते हैं कि टेस्ला ने जो अपना बनाया था उसमें एक मोटर है जो कांस्टेंट रनिंग के लिए, दो मोटर सिर्फ इसलिए है कि जब आपको एक्सेलरेशन है, जब आप दबा दोगे एक्सेलरेटर कस के, उसको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, एक मोटर बोलेगा हमसे ना हो पावे, इसीलिए उसको दो मोटर सिर्फ बफर के लिए रखा गया है कि सर हम चल रहा है, सब चीज़ चल रहा है, ओ एक्सेलरेटर चाहिए, मतलब आप टेक ओवर कर रहे हो या कुछ कर रहे हो जहाँ पे आपको स्पीड चाहिए, वो दो क्लच से लगा देगा और पावर देगा आपको। तो ये तो हो गया आपका इंजन में। तो अब जैसे इसके बारे में बात करते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए इन्होंने दो दे दिया है आपका एक्सल मोटर, पर मोटर 300 हॉर्स पावर का है, ठीक है, आपका मतलब अच्छा खासा ई एक्सल दो है, यानी कि एक के फेलियर होने पे आपका स्पीड और पिकअप तो घट जाएगा, लेकिन आप लटकोगे नहीं। तो दो रिडंडेंसी आ गया, जैसे आपका इंडियन लोकोमोटिव जो आप देखते हैं उसमें ट्रांसफार्मर में दो इंडिपेंडेंट कॉइल्स रहते हैं, वो कॉइल दो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स में जाते हैं, उससे आपका दो बोगीज चलते हैं, दो बोगी रहते हैं, एक आगे एक पीछे। तो ऐसा कुछ भी होता है, कभी ना कभी तो होता ही है, आपका कन्वर्टर सुहा हो गया, जनरली आधा लोकोमोटिव तभी बचा रहेगा, वो खींचता रहेगा पर ट्रेन को, फिर वो इतना मतलब अगर अच्छा से चल रहा है सब चीज़, तो वो ऐसा रहेगा कि अच्छा सर कहाँ पे डिपो है, डिपो पे जाके हम इसको बदलेंगे। मतलब अगर मान लीजिए कोई छोटे छोटे स्टेशन में रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, बड़े स्टेशन पे ले जाएंगे और वहाँ पहले से बोल देंगे सर ये गया है, ये उड़ गया है, तो मेंटेनेंस इंजीनियर को बोल दिया जाएगा और रिप्लेसमेंट लोकोमोटिव ला दिया जाएगा, और आपको शायद पता चलेगा अच्छा 5-6 मिनट ज़्यादा रुक गया, क्योंकि दो है ये, दो यहाँ पे भी दे रहे हैं, दो ड्राइव ट्रेन है। अब बोलेंगे नॉर्मल इसमें होता है, नहीं, नॉर्मल में तो सिर्फ एक लाइन है, आपका इंजन पूरी से चलना चाहिए, आपका ये ट्रांसमिशन पूरी तरह से चलना चाहिए, इंजन या ट्रांसमिशन गया सारे चक्के चले जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता 4 चक्का है 18 चक्का है, चला सब चला जाएगा। यहाँ पे एटलीस्ट दो पावर सोर्स है। फिर आपका ये हो गया, इसमें देखिए जनरेटर जो डाला गया वो छोटा है, वो सिर्फ 300 किलोवाट का, मतलब भैया ये तो कम पावर का हो गया। यही ट्रिक है, इनको ओवर साइज नहीं देना पड़ रहा है, इनको देना है सर मेरा पावर ये एकदम यहाँ पे बना रहा है, उसको बस बिजली बना के देना है। बिजली कहाँ जा रहा है? बिजली जा रहा है बैटरी बैंक में। बैटरी बैंक में इन्होंने केमिस्ट्री बहुत स्मार्टली चूज़ किया है। कौन सा केमिस्ट्री है? लिथियम आयरन फॉस्फेट। वो क्यों? क्योंकि उसका सर्ज लोड सबसे ज़्यादा रहता है, वो आपका उससे भी ज़्यादा आता है, वो लिथियम टाइटेनेट में आता है, वो बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत बहुत कम कैपेसिटी होती है उसकी, वो आधा कैपेसिटर है। तो लिथियम आयरन जो है वो आपको उम्फ दे देता है, यानी कि ये आराम से आपका दे रहा है पावर, ये इस लोड पे पूरा फ्यूल को कन्वर्ट कर रहा है। ये आप ऐसे समझिए फ्यूल सेल है आपका, फ्यूल खाता है, बिजली दे देता है, वो बिजली बैटरी में, बैटरी से एनर्जी निकलता है, तो उसका लोडिंग बहुत हो जाता है, जिसे हम लोग सी रेटिंग या डी रेटिंग करके कहा जाता है, 2x 3x। ये लिथियम ये मतलब जो लिथियम आयरन यूज़ कर रही है ये 4 सी बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि उसका टोटल कैपेसिटी का 4 गुना ज़्यादा आप निकालोगे उससे, वो बोलेगा कोई टेंशन नहीं है, मी सेफ, वो आपको ये दे देगा। तो जैसे आप एक्सेलरेट कर रहे हो, बैटरी बफर दे रहा है, जनरेटर को कोई लोड नहीं लेना, जनरेटर लाइक ब्रो मी चिल,
कर रहे हो, रीजन उल्टा वापस एनर्जी डाल दे रहा है। फिर आपका ये पीछे सारे कन्वर्टर्स हैं, एक भी कन्वर्टर नहीं, पूरा 2 पावर लाइन है, और मान लीजिए बैटरी किसी कारण से फॉल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, कोई टेंशन नहीं, तब आप जनरेटर पे चलेंगे। अभी भी आपका गाड़ी रुकेगा नहीं, अभी भी आपका गाड़ी बस धीमा हो जाएगा, फंसेगा नहीं। और आप धीमा एज इन टॉप स्पीड पे असर नहीं पड़ेगा, पिकअप पे असर पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है कि काफ़ी आपको लग सकता है कि सर मैं वेस्ट कर रहा हूँ एनर्जी, तो कैसे ज़्यादा आ रहा है भाई, क्योंकि आप इंजन को यहाँ रख पा रहे हैं। इंजन यहाँ रखिए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। हम लोग बस वहाँ रख नहीं पाते। आप लोग बताइए, अब नीचे आप लोग एक कंपनी को सेल किया गया था कि सर मैंने ये गाड़ी खरीदी थी, सर इतना हल्ला किया था और रियल माइलेज इतना ख़राब आ रहा है, और लिटरली बहुत कम। और आप लोग देखते होंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि गाड़ी में कभी कभी जब ऑटो माइलेज आप चेक करते हो, बीच में बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है नंबर, वो इसीलिए है। अगर यहाँ पे गाड़ी आपका चलने लगा, बहुत बढ़िया रहेगा। यही सीरियल हाइब्रिड का यही फायदा होता है। आपको छोटा सा इंटरनल कंबस्शन इंजन चाहिए, रीजन आपका बचा खुचा पावर ना सॉल्व कर दे, और रिडंडेंट ड्राइव भी मिल रहा है, यानी कि लटकेंगे नहीं कुछ हो जाने पे। इसीलिए एडिशनल ट्रक सबको पसंद है। इसलिए जितने इंजीनियर, साइंटिस्ट और जो मतलब एक्चुअल ट्रक चलाते हैं, वो सीधा सीधा चुपचाप से पैसा लो हमको जल्दी से। तो अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये 10 प्रोटोटाइप बनाने पे चले। ये प्रोडक्शन प्रोटोटाइप था जो पीछे है, अब 10 प्रोटोटाइप बनाएंगे जिसकी फाइनल टेस्टिंग होगी, उसके बाद मास प्रोडक्शन होगा, उसके बाद आपका गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन और वो सब किया जाएगा। तो वही समझ लीजिए, अगर 100 से आप 22% ही निकाल पा रहे हैं, तो 100 से 30 निकाल के उसका 15% वेस्ट कर देने पे आपको ज़्यादा मिल रहा है। और आपको 10% टारगेट है, 10%। हाँ, ये सारे नंबर बदल सकते हैं, ये मैं एकदम क्लियर कर, ये सारे नंबर बदल सकते हैं, लेकिन साइंस कहता है कि भैया ये बैटरी वाला सिस्टम ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि और चीज़ में भी यूज़ हुआ है, हम लोग कर चुके हैं, लोकोमोटिव में, इन्वर्टर जनरेटर में, इसमें कर चुके हैं। अब आते हैं थोड़ा बूम बूम में, यानी कि एक्टिव फाइटिंग व्हीकल्स में। तो यहाँ पे समझिए, आर्मी में एक बहुत बढ़िया स्लोगन है हरी अप एंड वेट। यानी कि जब भी कुछ वॉर डिक्लेयर हो या कुछ हो, आर्मी लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, दौड़ते हैं, फटाक से पहुँचो, एकदम तुरंत तुरंत पहुँच जाओ, उसके बाद रुको। अब वो रुकना रहता है जब तक वो हम ढप्पा नहीं बोले या कुछ करें। बहुत मतलब किसी भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट में आप हमेशा देखिए, इसराइल वाला जो हो रहा है उसमें भी देखिए कि हुआ, धड़ 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 सब पहुँचे, फिर रुको रुको, अभी कमांडर सोचेगा कि करना क्या है। हर वॉर में से, इसराइल में देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान वाले सब में पहुंचना तुरंत है, उसके बाद रुक जाओ, वेट करो। तो यहाँ पे समझिए कि ये तो हो गया उनका फिलॉसफी कि भैया उनको रुकना बहुत देर पड़ता है। मतलब आपका आराम से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है 2 साल से चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना 2 साल में कंटिन्यूसली चलता रहेगा। होगा कि 3-4 दिन शांति है, बूम, फिर 1 हफ्ता शांति है, फिर बूम 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 बूम, फिर शांति हो गया, फिर बूम बूम बूम, ये होता रहता है। तो अब बात करते हैं जो भी व्हीकल्स हो, चाहे आपका टैंक्स हो, चाहे कॉम्बैट व्हीकल हो जो मतलब ले जाता है, फिर इन ट्रक्स हो जो पीछे खींचते रहते हैं, वो सब का इलेक्ट्रिकल लोड, यानी कि उसमें ऑक्सिलरी इलेक्ट्रिकल लोड कितना बढ़ रहा है, वो बहुत बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल एसी भी डाल रहे हैं, पहले नहीं डालते थे, लेकिन अब वो देश पागल है जो अपने टैंक्स में एसी नहीं डाल रहा। बोला ऐसा क्यों? इंडिया का आउटडोर टेम्परेचर आराम से 45 हो रहा है, यानी कि आपका टैंक अगर धूप में पड़ा हुआ है और उसमें सोल्जर्स बैठे हुए हैं, वो आराम से, आप फोर्स्ड एयर भी चला रहे हो अंदर, वो 45 डिग्री सेल्सियस में है। और अगर वो 50 हो गया तो वो हीट स्ट्रोक के पास पहुंच जाएंगे। और इसीलिए आप देखिए इराक अफगानिस्तान वॉर में जितने भी टैंक्स के फुटेज आपको देखिए, सब में ये खुला हुआ रहता है। जनरली जब तक वो एक्टिव फाइटिंग में नहीं रहते हैं, नहीं खोलते थे। बाद में समझ में आया कि बहुत बड़ा वीकनेस है। अब एसी, जितने नए जनरेशन टैंक्स आ रहे हैं उसमें एसी डाला जा रहा है, क्योंकि अगर कोई फायदा ही नहीं ना आपका टैंक का, अगर सर अंदर लोग हीट स्ट्रोक कर गए तो एसी डालना, उसमें भी बिजली आएगा। फिर ऑप्टिक्स, थर्मल वुर्मल सब बहुत बढ़िया है सर, लेकिन वो बहुत बिजली खाता है। क्यों? क्योंकि कूल करना पड़ता है, और थर्मल का कूलिंग आप जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा वो रेजोल्यूशन दे पाएगा। तो अगर थर्मल को आप पेल्टियर कूलिंग कर रहे हो, काफ़ी अच्छा दिखा सकते हो। ये कर रहे हो स्टर्लिंग कूलिंग कर रहे हो, जो बहुत एनर्जी खाता है लेकिन ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो तक कूल कर सकता है, तो वो तो आपको एकदम दूर से दिखा देगा, अरे सर वो पहाड़ के पीछे कोई हुलुलुलु कर रहा है। पहाड़ थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन डून के पीछे दिखा लेता है। फिर आपका डेटा लिंक हो गया, आजकल उसमें जितने कमांडर रहते हैं वो सबसे बात करो। और रहा बात डिजिटल इंक्रिप्टेड, बहुत बिजली खाता है। फिर एआई, आपका गन का एआई आजकल सब में है कि मतलब वो टरेट कैसे एम करना है, तभी जाके वो फायर कंट्रोल कर पाते हैं। तो सब बिजली खाता है, बम बम बिजली खाता है। आजकल बड़े बड़े एलसीडी है, बम बम बिजली खाता है। फिर आप तो ये तो हो गया हमारा अभी जो है। अब बात करें आने वाला क्या, आने वाला है फाइबर लेजर्स। जैसे आप ये चलने लगा, ये सब ड्रोन को सस्ते में निपटाने के लिए है कि भैया सस्ता ड्रोन से हमें मत मारो, हमारा इतना बेइज्जती मत करो। तो वो सबको सल्टाने के लिए ये सब दिया गया है। ये मतलब फाइबर लेज़र अभी जो मार्केट में आप कस्टमर खरीद सकता है, आप और हम खरीद सकते हैं, वो जनरली 10 से 20% इफिशिएंट होता है। जो आप प्रोफेशनल लोग क्लेम करते हैं कि वो 30 छू सकते हैं। आर्मी का क्लेम है कि उनके पास कुछ कुछ मटीरियल्स है जो 50% इफिशिएंट है। तो यानी अगर ये 10 किलोवाट का आउटपुट दे रहा है या 15 किलोवाट का लेज़र आउटपुट दे रहा है, तो यानी समझ लीजिए कि उसको बहुत चाहिए। और ये कंटिन्यूस है, पल्स नहीं है, कंटिन्यूस चलता रहता है। तो इसको समझ लीजिए बहुत बम बम एनर्जी चाहिए।
तो आप सोच रहे हैं कि 30 किलोवाट का जनरेटर एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, वो बहुत बहुत खर्चांग होगा। तो इसीलिए ये तो हो गया आपका लेज़र में। फिर आता है आपका कॉइल गन में। कॉइल गन सबसे बेटर डिज़ाइन है। पता नहीं किसी ने फूंक लिया कि रेल गन के पीछे से पड़े, ये है रेल गन। रेल गन सबसे यूजलेस है। ऐसा क्यों? वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, यानी कि जो आप 2 कंडक्टर लेते हैं उसमें जो आप शॉर्ट करते हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, कई बार वो वेल्ड हो जाता है। इसीलिए जब भी आप देखिए रेल गन है, ये पीछे इतना बूम कहाँ से आ रहा है? और जनरली गैस चार्ज डाला जाता है, और अगर मैं श्योर नहीं, मुझे मिल नहीं रहा, मैंने एक बार देखा है लेकिन श्योर नहीं हूँ कौन सा गैस यूज़ होता है। जनरली हाइड्रोजन यूज़ होता है। हाइड्रोजन से वो पुश करते हैं और वो प्लाज्मा बन जाता है। इसीलिए देखिए एक्सपांस सीरीज में भी कि रेल गन फायर हो रहा है, स्पेस में भी हो रहा है, तो दिखता क्यों है? वो दिखेगा क्योंकि उसको गैस से स्टार्ट करना रहता है। अगर स्टार्ट नहीं किए वो वहीं वेल्ड हो जाएगा। तो रहा बात कि इसमें स्टेल्थ एकदम नहीं होता है, दूर से बता देगा कि जापान वाला भी देखिए जो उन्होंने हुलुलुलु कर रहे हैं, उसमें भी पता चल जाता है कि भैया दूर से फायर कर रहे हो आप। ये इतना जोर का प्लाज्मा बनाता है हाई पावर में, दूर से पता चलेगा अरे सर आप कुछ मारे हो। और लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है। अगर आप फायरिंग देख लेते हो कितना भी चल रहे हो, आप बस रैंडम मोशन डाल देते हो, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि आप मूव कर सकते हो। जैसे कि वो अगर फायर कर रहे हैं शिप टू शिप, वो शिप का मेन जगह पे फायर कर रहे होंगे, आप तुरंत थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज करो, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा। और रहा बात कि फायर अगर उनका डिटेक्ट कर लिया, आप काउंटर मेजर तो कर सकते हो ना कि ठीक है वो उन्होंने फायर किया, काउंटर मेजर मेरे सारे मिसाइल्स डंप कर दो। शिप चला जाएगा लेकिन सारा मिसाइल उनको ढप्पा मार देगा। इसीलिए ये मुझे एकदम नहीं पता। और रहा बात, वो बैरल जो है वो घिसता है, तबाह हो जाता है, और प्लस मैग्नेटिक फील्ड उसे ऐसे फाड़ने का कोशिश करता है। इसीलिए ये सक्सेसफुली डिप्लॉय नहीं हो पाया। तो इससे बेटर क्या है? इससे बेटर है कॉइल गन। तो वो कॉइल देख रहे हैं और वो मोटर है, कॉइल गन है। कॉइल गन मुझे इतना डरावना क्यों लगता है बताता हूँ। 2008 में मैंने देखा है, ये प्रोजेक्ट 2008 का है, डार्पा का है। और मैं श्योर नहीं हूँ मैंने कहाँ देखा था, यूट्यूब में देखा है कि चांसेस है कि मैं डिस्कवरी फ्यूचर वेपन्स में देखा था, कि उसमें दिखा रहे थे कि क्या कर सकता है ये मोटर है जो ऐसे डाल के हुचुम करता है, वो है। लेकिन ये आवाज़ के बिना करता है, मतलब वो लिटरली यहाँ पे मशीन रखा है, टेस्टिंग स्टैंड है, उसमें डाल के फायर किया और किसी को पता नहीं चला, मतलब हो गया सर, फायर हो गया। वो दिखा रहे उसमें गद्दा था, वो गद्दा कंप्रेस कर चुका था। बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये, आप सोचिए। और रहा बात की, ये तो बहुत, इसमें मेन था कि इनको इतना बड़ा कैपेसिटर्स चाहिए, और ये 2008 की बात है, उतनी इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस नहीं थे, आज तो बहुत एडवांस है। इसमें एक एक कॉइल 25 टेस्ला का होता है। अब बोलेंगे 25 टेस्ला कैसे देगा बिना सुपर कंडक्टर के? पल्स, इसको सिर्फ पल्स झेलना है, और ये आपका प्रोजेक्टाइल आराम से फायर करता है। ये ज़्यादा खतरा है, और चाइना इस पर काम कर रहा है। चाइना का नेवल एसोसिएशन इस पर कर रहा है। यूएस का नेवल इस पर ट्राई किया, हाथ धो दिया कि भैया इससे नहीं होगा। चाइना सीधे खुल गया है कॉइल गन पे। तो और फाइबर लेज़र तो कंपलसरी, जिस देश के पास फाइबर लेज़र नहीं है वो कल स्वाहा हो जाने वाला है। ड्रोन्स उसकी बोलेगा हम आपकी ले लेते हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबको बहुत बिजली चाहिए। आप किलो वाट्स में बात करो, भले पल्स पावर में आप चला के ये कर सकते हो कई किलो वाट, लेकिन किलो वाट तो चाहिए, उतना बड़ा बैटरी बैंक चाहिए ना। तो वही समझिए कि सीरियल हाइब्रिड जो है वो ज़रूरी है। जिस भी देश की कंट्री फोकस नहीं कर रही है सीरियल हाइब्रिड व्हीकल बनाने में, वो कल को फ्री की पिटेगी। और शोर पावर भी ये दे सकता है, यानी कि जैसे टेस्ला में ये जो एडिसन ट्रक है उसमें भी ये ऑप्शन है कि जो आपका बैटरी चार्जर है, लेवल AC लेवल 2 चार्जर है, वो बाई डायरेक्शनल आता है। आप खरीद सकते हो बाई डायरेक्शनल, उसका मतलब ये होता है कि वो आप पावर डाल सकते हो, यानी कि आप 22 किलोवाट का, अब 22 क्यों लिमिट है? वो है क्योंकि AC लेवल 2 का रेटिंग 22 किया गया है, तो 22 ही दे सकते हैं। तो 22 का यूनिट है, लगाइए, वो आराम से आपका चलाता रहेगा। यानी कि जब डिज़ास्टर में जब आर्मी को भेजा जाता है उन्हें जनरेटर चाहिए होता है, सर हमारा गाड़ी ही जनरेटर है, काहे लोड ले रहे हैं? और 22 किलोवाट है, मान लीजिए उसमें आप 22 किलोवाट में काफ़ी चीज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी में तो बहुत चीज़ कर सकते हैं 22 किलोवाट में, करते रहिए। और आपका जैसे ही बैटरी 80% तक डिप्लीट हो जाएगा, तब गाड़ी का इंजन चालू होगा, वो आराम से उसे चार्ज कर देगा, और फिर आराम से वो बंद हो जाएगा, आपका चलता रहेगा कंटिन्यूसली। माइलेज कोई टेंशन नहीं है, शोर पावर कर सकते हैं। और आर्मी बेसिस में बहुत टाइम लगता है ये सब सेटअप करने में, कि बेस आप बना रहे, वो वॉल्स बनाया जाएगा, टेंट्स डाले जाएंगे, उसमें टाइम लगता है धीरे धीरे उसे पूरा करने में। उस टाइम में आपको पावर मिलेगा, प्लस सोलर भी कर पाएंगे। अब बोलेंगे सोलर के लिए बैटरी का क्या जरूरत है? बिना बैटरी के सोलर यूजफुल नहीं है। तो वही में जो भी कंट्री इस पर फोकस नहीं कर रही है वो लड़कने वाली। अब इसका एग्जांपल देखिए कितना सीरियस है। एब्राहम टैंक्स अगर आप जानते हैं अमेरिका का, जिसमें जेट इंजन डाला गया है, उसमें नेक्स्ट वर्जन जो बनाया जा रहा है उसमें हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन है। उनको समझ में आ गया बिना हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन के आप लटक जाओगे। तो वही समझिए कि अब हम लोग उस जमाने में जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग को पावर चाहिए, ना कि गन पाउडर। तो पावर चाहिए सर, ये सब चलाना। ये मुझे बहुत खतरनाक लगता है कि मान लो कोई करता है कि सर बहुत पावरफुल बनाने में बहुत खर्चा आ रहा है, एक काम करो सर छोटा बना दो, एक काम करो उससे RPG फायर करो, बस इतना दूर फेंको गाड़ी से कि मतलब, क्योंकि आप जितना एक्शन इक्वल्स रिएक्शन, आप मान लीजिए उस प्रोजेक्टाइल को जितना फोर्स से फेंक रहे हो कि वो ऑलमोस्ट बूम पाउडर जितना परफॉर्मेंस दे रहा है, उतना ही रिकॉइल तो उतना ही आएगा, आपकी सस्पेंशन की उतनी ही बैंड बजेगी। एक काम करो सर थोड़ा सा फेंको, बस इतना कर दोगे, 100 या 150 किलोमीटर प्रति घंटे पे फेंको, मतलब फायदा क्या है? उसके बाद उसका रॉकेट फायर करो, और रेंज तो बहुत दे देगा, क्योंकि रॉकेट का बहुत एनर्जी वेस्ट होता है सिर्फ 0 टू एक्सेलरेट होने में। वो अगर आप पहले से प्री एक्सेलरेट कर देते हो बहुत दूर जाएगा।
तो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल में जो कंट्री, जो नेशन पड़ा नहीं है सीरियल हाइब्रिड बनाने में, वो बहुत गंदा ढूंढने वाले हैं। और आप लोग सोचते हो नहीं भैया यहाँ पे जनरेटर इतना छोटा कैसे हो जाता है। वो समझिए कि जो जनरेटर आप बाहर देखते हो नॉर्मली, वो नॉर्मल एसी पावर के लिए रहता है, वो 50 या 60 हर्ट्ज का रहता है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में डाला जाता है वो 500 हर्ट्ज तक चला जाता है, तो उसका साइज छोटा हो जाता है। अगर आप वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते, एम्प्स नहीं बढ़ा सकते और रोटेटिंग चीज़ का बात कर रहे हैं, तो आपके पास एक तीसरा वेक्टर खुल जाता है, वो है फ्रीक्वेंसी। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा जितने प्लेन्स में इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं वो सब 400 हर्ट्ज पर रहता है, ताकि ट्रांसफार्मर छोटा रहे और मोटर सब भी छोटा रहे, मोटर कंप्रेसर ये सब बहुत छोटा हो जाता है। तो आर्मर फाइटिंग व्हीकल कंपलसरी है। इतना ज़्यादा लोड आप ऑक्सिलरी जनरेटर से नहीं डाल सकते। इब्राहिम का भी ये दिक्कत है, उसमें एक एक्स्ट्रा हुलुलुलु डालना पड़ता है उनको ऑक्सिलरी जनरेटर करके कि भैया वो चलाते रहो। तो वो सबका समस्या खत्म हो जाएगा बैटरी में। और जब वेट कर रहे हैं कि भैया हम टैंक में बैठे हुए हैं 4 घंटे से, कोई टेंशन नहीं है सर, टैंक पूरी शांत है, इंजन अपना अपना बैटरी में चल रहा है, आइडल लोडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे कोई नहीं कि हम डब्बा बोलेंगे, अरे सर हम रेडी हैं सर, बैटरी तो तुरंत पावर दे देता है ना, हम रेडी हैं। और बैटरी जब देख लेगा आप सब कर रहे हो, उसके बाद इंजन चालू कर देगा कंटिन्यूस सर। कंपलसरी है, जो देश के पास ये नहीं है वो लटकेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका, मतलब कन्वर्शन करने के बाद भी आप एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते हैं, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने फिर देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।